प्रॉब्लम इज अवेयरनेस। लोग इतना अवेयर नहीं है। आप मिरेकल्स देखेंगे आयुर्वेद में होते हुए, मिरेकुलस प्रैक्टिस है, सिंगल ड्रग से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती है। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में कहते हैं कि आयुर्वेद काम नहीं करता, ठीक है, और नॉर्मल सा घरेलू नुस्खा काम करता है कि जब जमाने से थक जाएंगे तब आयुर्वेद के पास आएंगे। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। अगर आप टाइम से आयुर्वेद में चिकित्सा लेने आएंगे तो शायद जो मल्टीपल साइड इफेक्ट्स के साथ हमारे पास आए आप, उसका कोई मतलब ही नहीं है, होगा ही नहीं। आप आयुर्वेद का प्रयोजन ही यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब पहले स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो पहले हेल्दी पर्सन है उसको हेल्दी रखना, और तब जाके हम डिजीज पे काम करें। Welcome to our podcast, Ankit. Namaste, It is Nidhi. pleasure sitting here with you today and discussing on a topic जिसके बारे में ना बहुत सारे myths हैं, है ना। मतलब आजकल का ऑडियंस को लगता है कि आयुर्वेदा क्या ही है, क्या क्यों ही मैं उस रूट पे जाऊं जब मुझे इजी फिक्सेस मिल रहे हैं लाइफ में। और इन अ वे इंडियन ऑडियंस ने ना बहुत सारे नोशंस बना दिया आयुर्वेदा के साथ। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम उनको डिबग कर रहे होते हो अपने चैनल पे भी, अपने कंटेंट के थ्रू भी, प्लस आप उस चीज में पढ़ाई कर रहे हो, यू आर डॉक्टर योरसेल्फ, सो आपसे बेटर कोई होगा नहीं उनको हमारे लिए डिबग करने के लिए। सो उसी इंटेंट के साथ आई वांट टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन कि यार क्यों आयुर्वेदा और आपका मेडिसिन में हमेशा ना भी लड़ाई रहता है कि आयुर्वेदा इज बेटर और प्रोबेबली द अदर मेडिसिन्स आर बेटर। व्हाट डू यू से, कौन सा बेटर है और क्यों ये टिफ है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बेटर तो हम देखते हैं कि कंडीशन कौन सी है। यूजुअली जो एलोपैथी मेडिसिन है, जिसको हम आज मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट स्टिल वो इमरजेंसी केसेस मैनेज अच्छे से करते हैं। सर्जिकल जो इंटरवेंशंस है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एडवांस्ड है, तो उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट है इस चीज़ के लिए। बट आयुर्वेद जो है वो रूट कॉज पे काम करता है। पीपल पहले अवेयर नहीं थे लोग, बट नाउ इट इज दे आर गेटिंग अवेयर अबाउट आयुर्वेद। जिस तरीके से CCRAS, CCIM, ICMR के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। इवन WHO जो है उसने आयुर्वेद को काफ़ी रिकॉग्नाइज किया है। 2022 में WHO ने बेंचमार्क्स ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस लॉन्च किए थे। अब बताओ, जब WHO बेंचमार्क्स लॉन्च कर रही है तो वो साइंटिफिक तो हुई। लड़ाई सिर्फ इस वजह से चलती है कि मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स को ऐसा लगता है कि हम उनके पेशेंट्स ले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जब एम्स हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, जब WHO हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, हम सारे इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उनके पेशेंट्स ले थोड़ी जाएंगे। हम दोनों पैथीज का काम क्या है? वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो अगर हम उनके लिए काम कर रहे हैं तो हमारी आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब जिनका जो स्पेक्ट्रम जो होता है ना थिंकिंग का, वो छोटा होता है, वो ये चीज़ें सोचते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, और उनकी फैमिली भी मुझसे ट्रीटमेंट ले रही है, ठीक हो रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि फ़ाइट करनी ही है। फाइट इसलिए होती है क्योंकि वो कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई एक साइंस कैसे इतनी ग्रो कर रही है। करेक्ट। The और problem is आयुर्वेदा about इतना एशियन साइंस है ना, मतलब हम इंडियंस नहीं मानते, बट फॉरेनर से जब वैलिडेशन आ गया, जैसे आपने बोला कि WHO ने भी नवे वैलिडेट कर दिया, तो अब लोगों ने मानना शुरू कर दिया ये नवे। तब भी हमारे नोशन ये रहते हैं कि यार मैं पहले एलोपैथी की मेडिसिन लेता था, अब मैं आयुर्वेदा पे शिफ्ट करूंगा तो क्या पता मुझे इफेक्ट ना करे, या फिर वाइस वर्सा कि मैं आयुर्वेदा ही कर रहा हूँ और अचानक से एलोपैथी पे जाऊंगा तो मेरी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। सो इज इट ट्रू? ऐसा नहीं है, और ऐसा भी ट्रू नहीं है कि आयुर्वेद जो है कोई मैजिक है। लोग सोचते हैं कि अगर हम आयुर्वेद पे जाएंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं। आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी टाइम से लेना ज़रूरी है, किस ड्यूरेशन तक आप मेडिसिन ले रहे हैं, कितने दिन तक मेडिसिन ले रहे हैं। अब मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स आपको कंप्लेंट करेंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके पेशेंट मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में लैंड कर गया। पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई कि उसका लिवर फेल हो गया, उसकी किडनी फेल हो गई, और वो ब्लेम कर देते हैं पूरी साइंस को कि आयुर्वेद बेकार है, बट ऐसा नहीं है। पेशेंट्स प्रॉब्लम क्या है कि ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन। ओवर द काउंटर आपको मेटेलिक प्रिपरेशंस जो होती हैं, जैसे भस्म हो गई, कोई रस हो गए, ये सारी प्रिपरेशंस ओवर द काउंटर अवेलेबल है। पेशेंट खुद खरीदता है, उसको खाता है, उसको रिलीफ मिलता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो सालों साल खा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा नोशन बना हुआ है कि आयुर्वेद के तो साइड इफेक्ट्स ही नहीं होते। तो ये दिस इज द प्रॉब्लम। तो अगर पेशेंट एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएगा तो एक क्लिनिशियन को पता है कि किस टाइम तक उसको मेडिसिन चलानी है, इस डिजीज में कितनी डोज में मेडिसिन चलानी है, और कितना अमाउंट जो है वो सेफ है पेशेंट के लिए। तो ये एक फैक्टर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है, घरेलू नुस्खे से आप उसको वो कर लेते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं कि घर में ही मेडिसिन हम बना लेंगे। तो मेरे को अगर त्रिफला के बारे में पता चल गया है तो मैं 3 साल तक त्रिफला खाता रहूंगा और मैं अपना पेट साफ करता रहूंगा। आपको पता ही नहीं है कि आप पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है स्टमक की, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है।
और जब घरेलू नुस्खों की बात हो रही है आजकल, तो मैंने खुद पर्सनली देखा है काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स आ गए, काफ़ी लोग पॉडकास्ट पे जाके कुछ भी नुस्खे देते हैं कि यार आप मेथी पानी पी लो, सौंफ का पानी पी लो, जीरा वाटर पी लो, एंड यू नो दिस विल हील एवरीथिंग इन यू, आपका इंसुलिन कंट्रोल हो जाएगा, एसेट्रा बहुत सारी चीज़ें। सो आई वांट टू आस्क कि आपने इन डेप्थ इतनी पढ़ाई करी, राइट, एंड एवरीथिंग, और उसके बाद जब आप ऐसे नुस्खे सुनते हो लोगों से, हाउ डज इट फील? समटाइम इट फील्स नाइस कि अगर ठीक है, अगर घर पे बैठे कोई पेशेंट अपना थोड़ा बहुत बेटरमेंट कर सकता है, इलाज मुश्किल है इन चीज़ों से, इलाज अगर करना है आपको, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आप मेथी का पानी उबाल के आप अपनी डायबिटीज ठीक नहीं कर सकते अगर आप शाम को गुलाब जामुन खा रहे हैं तो ऐसे ठीक नहीं होगा। तो डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ साथ हाँ ठीक है, आप अपनी लाइफस्टाइल में इसको ऐड कर सकते हैं कि मेथी पानी आप ले रहे हैं, आप जैसे जीरा और सौंफ ले रहे हैं फॉर योर डाइजेशन और एंड ऑल, बट आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको एक डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा ताकि वो आपकी प्रकृति एनालिसिस करे, आपके दोष का संगठन एनालिसिस करे कि आपके बॉडी में कौन से दोष की वृद्धि हो रही है, किसका क्षय हो रहा है। जब तक आपके इस पे काम नहीं किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम नहीं किया जाएगा कि ये डिजीज हो क्यों रही है, तभी हम कहते हैं ना आयुर्वेद रूट कॉज पे काम करता है। और आप जीरा पानी लेके कॉज पे तो नहीं पहुंचे, आपने तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर ली कि फॉर द टाइम बिंग आपको रिलीफ मिल गया, उसके बाद क्या। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताने या पेशेंट को खुद अपने ऊपर डालने से पहले उसे एक डॉक्टर के पास ज़रूर जाया जाए, क्योंकि एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपकी बॉडी में कौन से दोष बढ़ रहे हैं, कौन सा धातु दूषित है, और ये अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे दोष ऐसे होते हैं, वात पित्त कफ आपने सुना भी होगा, और कॉमनली लोग कहते भी हैं कि आयुर्वेद की चीज़ें जो है मेजर नहीं कर सकते, वो सिर्फ वात पित्त कफ की बात करते हैं, बट ये संगठन है हमारी बॉडी का। जैसे मैं किसी भी इंसान में कोई लक्षण होते हैं, जैसे वातज प्रकृति का इंसान हुआ तो उसका जो लश्चर होगा वो थोड़ा डार्किश कलर का कॉम्प्लेक्शन होगा, बॉडी थोड़ी सी उसकी पतली होगी, वो चीज़ों को करने में काफ़ी हाइपर एक्टिव रहेगा, चीज़ें वो याद करेगा लेकिन जल्दी भूल जाएगा। तो ऐसी जो आपको कंडीशंस मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको वातज प्रकृति में। बट पित्तज में ऐसा होगा, वो काफ़ी मेधावी कहा गया है, पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, वो देखने में बहुत सुंदर होगा पित्तज प्रकृति का इंसान। वो उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा, जल्दी आएगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, डाइजेस्टिव इश्यूज ज़्यादा रहेंगे उसको। और कफज प्रकृति का होगा सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाला, जो हमेशा पड़ा है तो पड़ा है, जब वही है until and unless an external force is applied he will not move तो यही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें असेस करने से आती है, और कोई भी इंसान एक प्रकृति का नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि द्वंद्वज प्रकृति और सम प्रकृति भी होती है। सम प्रकृति इज द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, जो कोई भी नहीं है। तो द्वंद्वज में मिलते हैं आपको वात पित्तज लक्षण मिलेंगे, कफ पित्तज लक्षण मिलेंगे, कफ वातज लक्षण मिलेंगे। उस हिसाब से हम देखते हैं कि डिजीज मैनिफेस्ट कैसे कर रही है। अब जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए, नॉर्मल बर्निंग सेंसेशन है, अम्लपित्त की कंडीशन है। अम्लपित्त की कंडीशन अगर पित्तज प्रकृति की व्यक्ति को होती है ना, तो उसको बहुत ज्यादा एसिडिटी होगी, उसको बहुत ज्यादा गले में जलन होगी, और उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही अगर अल्सर्स एंड ऑल दैट एग्जैक्टली हाँ, तो नॉर्मल लोगों को भी एसिडिटी होती है, लेकिन आप देखेंगे हर किसी को अल्सर नहीं होते। करेक्ट, वो कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन को ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी प्रकृति इस तरीके से है, और प्रकृति हमेशा जन्म के टाइम पे डिसाइड हो जाती है। और टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट्स, हम कहते हैं कि वात पित्त कफ को मेजर नहीं कर सकते। बहुत बड़ी डिबेट भी चलती है मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद में कि मेजरेबल चीजें नहीं है। ऑटिज्म को भी तो मेजर नहीं करते, ऑटिज्म का भी स्कोर ही है। पेन को मेजर करने के लिए आपने कोई यूनिट सुनी है? नहीं है। पेन को भी तो हम स्कोर करते हैं ना, वास्ट स्केल पे उसको मेजर किया जाता है। ऑटिज्म के लिए ISA स्कोरिंग की जाती है, कार्स स्कोरिंग की जाती है। माइग्रेन को मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं है आपके पास, आप उसको ऐसे ही मेजर करते हैं। तो वात पित्त कफ पे इतनी डिबेट क्यों? ये चीज़। ऑल्सो जब हम बात कर रहे हैं कि यार आयुर्वेदा हेल्प करता है आपको रूट कॉज फाइंड करने में, राइट, यूजुअली आयुर्वेदा के साथ नोशन आता है कि मैंने रूट कॉज फाइंड कर लिया, स्टार्टेड टेकिंग द मेडिसिन ऑल्सो, बट मेरे को उसके साथ बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी या फिर करनी पड़ेगी, राइट। जैसे आपने बोला अपनी प्रकृति को मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। अब यूजुअली लोग ढूंढते हैं ईजी वॉक थ्रू कि यार मेरे को एलोपैथी की दवाई खा रहा हूँ, सुबह शाम एक गोली खा ली, मेरे को और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सो आई वुड रादर गो दैट रूट, क्यों ही मैं डिफिकल्ट काम करूं। सो यहाँ पे व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आप वो डिफिकल्ट काम से बच तो रहे हैं, पर आप कितने सारे साइड इफेक्ट्स को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हैं, आपको पता है? आप जानते हैं कि लिवर इंजरी का जो मेजर कॉज है वो असिटामिनोफेन से है, पैरासीटामोल। आप नॉर्मली ले लेते हैं लोग, और आपकी लिवर को खराब करता है, किडनी टॉक्सिसिटी का काम करता है। मिथोट्रेक्सेट आपने सुनी होगी, मिथोट्रेक्सेट जो है वो RA के लिए लिया जाता है, RA मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, वो जो है टोटल जो लिवर इंजरी का डेटा देखा था मैंने थोड़े दिन पहले कि ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी, उसमें 46% ऑफ टोटल केसेस आर फ्रॉम मिथोट्रेक्सेट ओनली। तो अगर आप शॉर्टकट चूज कर रहे हैं तो आप साइड इफेक्ट्स को भी तो इनवाइट कर रहे हैं। आप अपना एक सिस्टम ठीक कर रहे हैं, दूसरा सिस्टम तो खराब हो रहा है ना। बट आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में अगर हम मेडिसिन देते हैं
तो आपके उस सिस्टम पे काम करती है। अब जैसे बुखार हो गया सिमिलर, अब बुखार के लिए हम गुड़ूची देते हैं, हम उसमें त्रिभुवन कीर्ति रस देते हैं, लक्ष्मी विलास रस देते हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं। बट लोग क्या करते हैं कि उनको पता चल गया कि गुड़ूची से बुखार ठीक होता है, तो वो गुड़ूची हमेशा बिना क्लिनिशियन के पास जाए वो लेना शुरू कर देंगे, और उनको पता भी नहीं है कि गुड़ूची की स्पीशीज में डिफरेंस क्या होता है। 2 तरह की गुड़ूची की स्पीशीज आती हैं, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और टीनोस्पोरा क्रिस्पा। तो कॉर्डिफोलिया इज द स्पीशी जिसको हम फीवर में यूज करते हैं और काफी इफेक्टिव होती है वो पेशेंट्स के लिए। बट टीनोस्पोरा क्रिस्पा जो होती है वो हिपाटोटॉक्सिक होती है। और उसी का एग्जाम्पल दिखा के हमारे जो लिवर डॉक हैं जो आयुर्वेद के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि आयुर्वेद बंद हो जानी चाहिए, उन्होंने उसका एक पोस्ट भी डाला था जिसमें लिखा था उन्होंने कि टीनोस्पोरा स्पीशीज से लिवर की इंजरी होती है, लिवर खराब होता है। जबकि उनको पता होना चाहिए कि एलोपैथी मेडिसिन से भी तो लिवर खराब होता है। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स है ना एलोपैथी में, कार्डियोटॉक्सिक भी है, नेफ्रोटॉक्सिक भी है, आप उनकी बात कीजिए। आप एक ठीक है, इन्होंने एक और चीज बोली थी, जैसे त्रिफला गुगुलू में उन्होंने बोला था लेड और आर्सेनिक पाया गया, बट त्रिफला गुगुलू की अगर आप क्लासिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी रस प्रिपरेशन है ही नहीं, मेटालिक प्रिपरेशन है ही नहीं। अगर वो पाया जाता है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड अडल्टरेशन। यू कांट ब्लेम द होल साइंस फॉर दैट कि आयुर्वेद ही बोगस हो गया, ऐसा नहीं कह सकते आप, बट ऐसा कहा जा रहा है। एलोपैथी में मेडिसिन आप देखते होंगे हिपेटोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है, कार्डियोटॉक्सिक है, तो आप पूरी साइंस को ब्लेम नहीं करते। आपने सुना है कि सब कह रहे हैं कि मॉडर्न मेडिसिन ही खराब है। Nobody does that. आयुर्वेद में तो हर कोई आके क्वेश्चन कर रहा है। आयुर्वेद में आके सब क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि 5000 साल से ज्यादा पुरानी साइंस है। स्टिल जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं। एलोपैथी मेडिसिन जो होती हैं उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। आप देखते हैं 10 साल 15 साल बाद एक दवाई काम करना बंद कर जाती है। गिलोय आज तक काम कर रही है, अभी भी डेंगू होता है, तो इवन कोविड के टाइम पे सारे एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स इवन काढ़ा रिकमेंड कर रहे थे। आयुष्पात कितना चल रहा था, आप में से भी सबने लिया ही होगा कभी ना कभी कुछ ना कुछ। क्यों लिया था? जब क्राइसिस आता है तब बचाने के लिए आयुर्वेद आपको चाहिए, बट उसको क्रिटिसाइज करने के लिए आप सबसे पहले आगे आ जाते हैं। तो यार जब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की और मॉडर्न डॉक्टर्स की, एक डिस्पैरिटी होती है इन टर्म्स ऑफ द मनी दे मेक, राइट? डिस्पैरिटी, अगर आप किसी मॉडर्न डॉक्टर के पास जाते हो आप उसको XYZ फी दे दोगे, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो आप इन अ वे बहुत ज़्यादा फंबल करते हो या फिर हिचकिचाते हो कि यार मैं इसको इतना पैसा क्यों नहीं दे रहा हूँ, आई कैन रादर गो टू एन XYZ हॉस्पिटल एंड पे दैट अमाउंट देयर। सो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों का फंडामेंटली भी बहुत गलत तरीके से अपब्रिंगिंग हुआ है, या फिर नरेटिव करेक्ट सेट नहीं हो पाया यहाँ पे। सो यू योरसेल्फ आर इन द फील्ड, तो आपको भी लगता है कि डिस्पैरिटी कुछ ज़्यादा नहीं इन टर्म्स ऑफ पे स्केल्स ऑल्सो इफ वी सी, राइट? वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है और इसकी वजह से आजकल लोग नहीं जाते हैं फिर आयुर्वेदा वाले रूट पे कि यार स्टूडेंट्स भी नहीं जाते हैं आगे पढ़ने के लिए कि यार मैं बना ही नहीं पाऊंगा वो XYZ अमाउंट ऑफ मनी, जितना मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्यों ही ये करूँ रादर। आई थिंक द प्रॉब्लम इज अवेयरनेस। लोग इतना अवेयर नहीं है, और प्रॉब्लम ये मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा, हमारी खुद की पैथी में लाई करती हो। प्रॉब्लम ये है कि जब BMS पास आउट बाहर जाता है तो उसको कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं 25,000 की, 30,000 की, और एक MBBS पास आउट जाता है तो मिनिमल चार्ज करता है 60-70,000, फ्रेशर स्टार्ट करता है तो आप 25,000 की नौकरी करेंगे ना तो आपको लोग 25,000 ही ऑफर करेंगे, इनफैक्ट आपको 20 देंगे। आप क्यों करने जाते हैं वो नौकरी जब आप 5 साल ट्रेनिंग कर चुके हैं, 1 साल की आप इंटर्नशिप कर चुके हैं, फिर भी आप उसके बाद अपना खुद का इतना वैल्यू नहीं कर पाते कि आपको कितना चार्ज करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, हमारी पैथी में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इवन महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। प्रॉब्लम इज दे आर नॉट स्टैंडर्डाइजिंग देयर थिंग्स। इसीलिए हम लोग थोड़े से पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रही चीज़ों की। आप मिरेकल्स देखेंगे आयुर्वेद में होते हुए, मिरेकुलस प्रैक्टिस है, सिंगल ड्रग से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। शेयर करो कोई एग्जांपल्स। मिरेकल तो अभी एक रिसेंटली मैंने आपको भी बताया भी था, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में कहते हैं कि आयुर्वेद काम नहीं करता, ठीक है, और नॉर्मल सा घरेलू नुस्खा काम करता है। आपको किसी के घर में किसी को दस्त लग जाते हैं, हम लोग भागते क्या करें, चीनी चाय पत्ती आप अगर ले लेंगे ना एक चम्मच और चबा के खा लेंगे, तुरंत दस्त रुक जाएंगे। नॉर्मल एक कटोरी दही ले लेंगे, दस्त रुक जाएंगे। दही प्रोबायोटिक होती है। दही तो हाँ, आई हर्ड। ये ऐसी चीजें। अभी एक न्यूज आई थी रिसेंटली कि वैष्णो देवी में एक पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक आया था, एक्यूट अस्थमैटिक। वहाँ पे हमारे एक वैद्य थे, उन्होंने उनका विद कर्म किया था। वाइटल पॉइंट्स होते हैं, मर्म पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम स्टिमुलेट करते हैं तो वात का जो प्रोसेस है वो ठीक हो जाता है, उसका अनुलोम गति में आ जाता है प्रतिलोम से हटके। तो पेन मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा है। विद कर्म है, अग्नि कर्म है, जलोकापचरण है, ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो इंस्टेंटली रिलीफ देते हैं। अब पेशेंट को कॉर्न होता है पैरों में अब, या कैल्केनियल स्पर होता है, बहुत कॉमनली होता है आजकल लोगों को, तो अग्निकर्म से हम उसको ट्रीट करते हैं, और अग्निकर्म से ट्रीट की हुई चीज वापस नहीं होती, वो बिल्कुल ठीक होती है।
और मैंने अपनी एक वन ऑफ द वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया था कि अग्निकर्म जो है वो गेट कंट्रोल थ्योरी पे वर्क करता है. इट इज़ वेरी मच साइंटिफिक. लोग कहते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है, बट ऐसा है. इट इज़ वेरी मच साइंटिफिक. इसमें बहुत सारे ए टाइप के फाइबर्स होते हैं, सी टाइप के फाइबर्स होते हैं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे जाके ही पेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो ब्रेन तक ना पहुंच पाए. जब ब्रेन तक पेन सेंसेशन नहीं पहुंचेगी तो आपकी बॉडी को सेंस ही नहीं होगा कि आपको इतना पेन हो रहा है. अग्निकर्मा इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है. द प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स के साथ, जैसे जैसे आपने कहा, स्टूडेंट्स सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाहते हैं कि टेक्स्ट पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे. और उनको भी मैं पूरी तरह दोषी नहीं मानता. जब आप 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, और एकदम से आपको BAMS में फर्स्ट ईयर में पहला दिन पहली क्लास संस्कृत की मिलेगी, तो आप खुद भी शॉक हो जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है ना. पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पठत, ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है. बट द फैक्ट इज आयुर्वेद को पढ़ने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए. और संस्कृत में पढ़ लेना उसको अनसाइंटिफिक नहीं बना देता, क्योंकि वो टेक्स्ट उस लैंग्वेज में, अगर आप उस लैंग्वेज को अच्छी तरह जानेंगे ना, तो ट्रांसलेशंस में काफ़ी गलतियाँ होती हैं. तो अगर आप संस्कृत जानते होंगे तो आप पकड़ पाएंगे कि ट्रांसलेशन में ये चीज़ गलत है. आप अपनी तरीके से उसको सोच पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, मॉडर्न डे वर्ल्ड में उसको कोरिलेट कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, स्वभाव उपरमवाद का वर्णन किया गया है चरक संहिता के 16वें स्थान पे, सूत्र स्थान में, 16वें अध्याय में. स्वभाव उपरमवाद क्या है कि किसी भी चीज का जो पैदा होना और नष्ट होना वो स्वभाव के कारण होता है. ओके, ठीक है. यही तो होम्योस्टेसिस है. क्या है? मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग पूरी बॉडी में क्या मेंटेन करना चाहते हैं? होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि पेशेंट की बॉडी ठीक रहे. दैट इज स्वभाव उपरमवाद. यथा प्रिंडे तथा ब्रह्मांडे, whatever lies in the universe, it is in your body only. अब डाइजेस्टिव फायर है. आप कभी भी देखेंगे कि जब आप 12 बजे लंच करते हैं तो लंच हैवी भी करते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है. करेक्ट. लेकिन आप शाम को ज़्यादा हैवी डिनर कर लेंगे ना, तो आपको जब तक पैदल नहीं चलेंगे 1 घंटा, तब तक ऐसे भारी सा लगा रहेगा, नींद नहीं आएगी. तो ये कॉन्सेप्ट यही है. जो यूनिवर्स में होता है वो हमारी बॉडी में होता है. जब सूरज अपनी चरम सीमा पे होता है, पीक पे होता है, तब आपकी डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो मैक्सिमम होती है. तब आप अच्छा खाना खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है. पर ब्रेकफास्ट और लंच जो है, ब्रेकफास्ट और डिनर जो है, वो आपको थोड़ा कम करना चाहिए. और डाइजेस्टिव फायर की जब बात हो रही है, अग्नि की बात हो रही है, एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आजकल ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं, राइट. और लोग बोलते हैं यार मेरी तो अग्नि कम है, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ, बंद ही हो गई ना वे. सो उसके लिए वो कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स देते हैं. सो यू टेल मी कि क्या वो एक्चुअली वर्क करती हैं, या फिर अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी अग्नि अच्छे से काम नहीं कर रही है, मेरे को डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, सो मैं ऐसा क्या करूँ कि वो बेटर हो जाए मेरी लाइफस्टाइल में? डाइजेस्टिव इश्यूज लोगों को इसलिए हो रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है. स्ट्रेस बढ़ेगा तो गट ब्रेन एक्सिस के बारे में आपने सुना होगा कि वेगस नर्व का जो रूट होता है वो सबसे लंबा होता है. तो अगर आप स्ट्रेस बढ़ेगा तो वेगस नर्व ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि कॉर्टिसोल का जो प्रोडक्शन है वो आपके गट में सबसे ज़्यादा होता है. तो वो अगर हार्मोन का इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी में, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट chaos इन योर बॉडी. एंड आयुर्वेदा कैन हेल्प इन हार्मोन बैलेंस आल्सो. डेफिनेटली आयुर्वेद हेल्प्स इन एवरीथिंग. हर चीज़ का सॉल्यूशन है. बट कैसा है, एक्यूट केसेस में, इमरजेंसी केसेस में हमें चाहिए कि मॉडर्न मेडिसिन की हमें ज़रूरत पड़े. और फॉर दैट थिंग हमारी इंटर्नशिप होती है मॉडर्न मेडिसिन में. मैं सबको बता देना चाहता हूँ, आयुर्वेद में सिर्फ हम वात पित्त कफ नहीं पढ़ते. हम इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा हमारे पास एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, मेडिसिन है, सर्जरी है, फोरेंसिक मेडिसिन है. हमने सारी किताबें पढ़ी है. हमने भी BD चौरसिया पढ़ी है, हमने भी हैरिसन पढ़ी है, हमने डेविडसन पढ़ी है, हमने रॉबिन्स पैथोलॉजी पढ़ी है, हमने सब पढ़ा हुआ है. तभी एक आयुर्वेद का स्टूडेंट जितनी मेहनत करता है शायद ही कोई और कर पाए, क्योंकि उसके पास आयुर्वेद का तो बर्डन है ही है, साथ में उसको मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़नी है. द रीज़न इज कि इवन इफ वी आर प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद, बट अगर हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो वो वात पित्त कफ की रिपोर्ट लेके नहीं आता. वो रिपोर्ट्स लेके आता है CBC की, वो रिपोर्ट लेके आता है KFT की. तो हमें पता होना चाहिए कि मॉडर्न डे में क्या चीज़ें हमारे लिए रेलिवेंट है, किस तरीके से हम डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे. और जो यूजुअली प्री डायग्नोज पेशेंट्स आते हैं वहाँ पर, कि ऐसा होता है कि जब ज़माने से थक जाएंगे तब आयुर्वेद के पास आएंगे. तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है. अगर आप टाइम से आयुर्वेद में चिकित्सा लेने आएंगे तो शायद जो मल्टीपल साइड इफेक्ट्स के साथ हमारे पास आए आप, उसका कोई मतलब ही नहीं है, होगा ही नहीं आप. करेक्ट. तो प्रॉब्लम यही है कि सेकंड चॉइस या फाइनल चॉइस बन गई है लोगों के आयुर्वेद. पर धीरे धीरे आई होप ये इम्प्रूव हो और होगा. अभी थोड़ा आई थिंक बेटर हो रहा है. वी सी अ ट्रेंड वेयर पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा, क्योंकि यार इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन है हमारे एनवायरनमेंट में, मेडिसिन को लेके हम और इंटॉक्सिकेट करें. सो यूजुअली लोग जाते हैं डिटॉक्सीफाई करने के लिए. सो डिटॉक्सीफाई करने के लिए भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होते हैं आयुर्वेदा में, राइट. सो वो क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं? हाँ, डिटॉक्सीफाई के लिए आप पंचकर्मा का नाम आपने सुना होगा कि पंचकर्मा थेरेपीज होती हैं. बट लोग इसको स्पा समझने लग गए हैं कि हमें बहुत सारा अजीब सा लग रहा है शरीर में, चलो पंचकर्म करा के आते हैं. इट इज़ नॉट अ स्पा थेरेपी.
पंचकर्मा दोषों के हिसाब से, डिजीज के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से किया जाता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें पंचकर्मा एडवाइस नहीं किया जाता है। जैसे किसी को बहुत क्रॉनिक बीमारी है, बल बहुत ज़्यादा क्षीण है, बल नहीं है रोगी में, बल इज स्ट्रेंथ, उसको असेस करने के पैरामीटर्स हैं, दशवित परीक्षा आती है, आश्रित परीक्षा आती है, तो बल बहुत क्षीण है। अब पंचकर्मा में हमको घी पिलाना होता है पेशेंट को, यूजुअली अभी वमन का सीजन चल रहा है तो घी पिलाना होता है, 5 to 7 डेज हम घृतपान करवाते हैं, उससे पहले दीपन पाचन होता है, फिर उसके बाद अभ्यंग स्वेदन होता है, तो प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद जो एमएसएस या वोमिटिंग का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड वमन। उसमें भी डिसाइडेड है 4 बार हुआ है, 6 बार हुआ है, 8 बार हुआ है, तो प्रवर, मध्यम और उत्तम शुद्धि। तो फायदा ऐसे करता है कि आपके जो बॉडी के दोष है ना, वो घी के थ्रू, घी आप पीते हैं, घी आपके चैनल्स को स्टिमुलेट करता है, वो सारे दोष आपके चैनल से इकट्ठे होकर आपके कोष्ठ में आते हैं। कोष्ठ मीन्स आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिकली आप थोड़ा बहुत उससे कोरिलेट कर सकते हैं, कोष्ठ में आते हैं। अब उस कोष्ठ से बाहर निकालने के लिए आपके दोषों को हम वमन कराते हैं। तो सब कहते हैं कि वे एक चीज़ है, ऐसा कैसे हो सकता है, बट मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था, 450 फास्टिंग शुगर थी उसकी, लास्ट मंथ से ट्रीटमेंट ले रहा था, बट अभी वमन प्लान किया था, 12th को उसका वमन हुआ है, 12 मार्च को, और नाउ 140 उसकी फास्टिंग शुगर आई है। कल सुबह ही उसने मुझे मैसेज किया है कि 140 मेरी फास्टिंग शुगर आई है, एंड ही इज नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, इवन एलोपैथी और आयुर्वेद, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, क्योंकि वमन थेरेपी के दौरान हम बंद कर देते हैं मेडिसिन जब तक घृतपान चलता है। अब जैसे जैसे उसकी शुगर हम मॉनिटर करेंगे, जैसे उसका सामान्य भोजन स्टार्ट होगा तो हम उसकी शुगर बैलेंस करेंगे, फिर उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देंगे। तो इतना फर्क आया, 450 से 140, आप समझते हैं। ये चीज़ें स्किन कंडीशंस के लिए वमन बहुत अच्छा है। आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, पिंपल्स, रिंकल्स कम होंगे, और जितने भी इन्फ्लेमेटरी, आजकल यंग अडल्ट्स जो हैं अपने डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से, रात भर फोन चलाने की वजह से, कि बाबू से बात करना तो बहुत ज़रूरी है वरना कैसे होगी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा अगर 1 बजे तक नहीं जगेंगे। तो 1 बजे तक जगते हैं, फिर 4 बजे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि काम पे भी तो जाना है, पैसा नहीं कमाएंगे तो बाबू को पालेंगे कैसे। तो इस वजह से जो लाइफस्टाइल है वो बिगड़ गया है। तो खाना बिगड़ गया है, क्योंकि कोई ब्रेकफास्ट करके जाता नहीं है, लंच में सब छोले भटूरे और नान खाते हैं, और फिर शाम को मोमोज अगर नहीं खाएंगे तो दिन कैसे कटेगा। तो ये चीज़ें हो गई, इसकी वजह से आपको स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि गट आपका डिस्टर्ब रहेगा। अग्नि की आपने बात की, 13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें सबसे प्रधान होती है जाठराग्नि। तो अगर जाठराग्नि आपकी मंद हो जाएगी तो उसके सारा आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा। उसको मेंटेन कैसे करेगा? उसको मेंटेन करेंगे हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल से। आयुर्वेद इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट। आयुर्वेद का प्रयोजन ही यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब पहले स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो पहले हेल्दी पर्सन है उसको हेल्दी रखना, और तब जाके हम डिजीज पे काम करेंगे। तो हमारा प्रयोजन ही पहले प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट है। जब आपको आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे ना तो आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। जब बीमारी ही नहीं होगी तो ट्रीटमेंट की जरूरत क्या है? और क्या लाइफस्टाइल है एग्जैक्टली वो? लाइफस्टाइल है कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे, मतलब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर उसके बाद अध्ययन करना चाहिए, स्नान करने के बाद आपको पूजा पाठ थोड़ा करना चाहिए, और नॉर्मल डेली रूटीन में लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। 2 बार आपको खाना खाना चाहिए दिन में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त से पहले पहले आप खाना खा लें। लंच में जब सूर्य अपनी पीक पे हो तब आपको लंच करना चाहिए, ताकि आपकी डाइजेस्टिव फायर ठीक रहे। सुबह बहुत हल्का खाना आप खा सकते हैं, तो ऐसे फॉलो करना चाहिए। दंत धावन आपको रोज करना चाहिए, स्नान आपको रोज करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं 3-3 दिन तक नहीं नहाते हैं। देखिए लड़कों की बात कर रहा हूँ लड़कियां तो आई एम श्योर नहाती होंगी, पर लड़के नहीं नहाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत क्या बात कर रहे हैं, पर पाद अभ्यंग आयुर्वेद में बताया गया, पैरों में तेल लगा के मालिश करना। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर आई साइट। आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेंगी। इनफैक्ट मैं अपनी कंडीशन के बारे में बताता हूँ कि मुझे लेफ्ट आई में केराटोकोनस डायग्नोस हुआ था। तो ये कंडीशन है जिसमें थिनिंग ऑफ कॉर्निया होता है, धीरे धीरे कॉर्निया आपका थिन होने लगता है, फिर उसमें गैप क्रिएट होता है। तो मैं डायग्नोस हुआ था इससे, मेरा नंबर जो था वो 4.5 था ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद मैंने घृतपान शुरू किया, जिसमें महात्रिफला घृत और त्रिफला घृत मैंने ऑल्टरनेट में ऐसे लिया। मैंने नस से करना शुरू किया, बहुत सारी थेरेपीज आयुर्वेद खुद मैंने अपने पे करनी शुरू की, और आज मेरा नंबर 2 पे आ चुका है। तो हाँ, रिड्यूस हो गया। इंटरेस्टिंग। और पहले तो मैं भी आयुर्वेद में बिलीव नहीं करता था। जब मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कौन सी फील्ड में आ गया हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चाहता भी नहीं था इसमें। आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्टिस्टिक थिंग्स, लाइक एक्टिंग करता था मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था। मैं DU में रह चुका हूँ 6-7 महीने, और मैंने उनकी डांस और ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन कर रखी थी, और वहाँ पे हम अलग अलग सिटीज़ में जाके थिएटर करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे। तो मैं इधर इंक्लाइन था। मेरा नीट नहीं हुआ था, मुझे पता था नीट नहीं हुआ है तो मैं यही करूँगा। बट पापा ने कहा कि तेरा एडमिशन हो गया BAMS में, अब तू चला जा। तो मैंने सोचा ठीक है, पैसे कमाने को तो मिलेंगे, एटलीस्ट डॉक्टर बन जाऊँगा।
तो मैं ये सोच लेके गया था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था इसमें संस्कृत पढ़नी है और इतना मुश्किल होगा, मतलब बहुत मुश्किल हुई। सेकेंड ईयर तक इनफैक्ट मैं बिलीव ही नहीं करता था कि आयुर्वेद काम करता है। तब मुझे कंडीशन हुई, जिम करते हुए मेरी डिस्क प्रोलैप्स हो गया और मैं बेड रिडन हो गया फॉर ऑलमोस्ट 6 months। आई वॉज नॉट इवन एबल टू वॉक दैट वे। इतना डिस्टेंस, मतलब 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मुझको 25 मिनट लगते थे, करवट लेने के लिए मुझे 10 मिनट लगते थे, मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने में 5 मिनट लगते थे कि मुझे करवट लेनी है। करेक्ट। और मैंने मल्टीपल हॉस्पिटल्स में दिखाया, आयुर्वेद में बिलीव नहीं था, तो मैं सफदरजंग गया, आरएमएल गया, कई जगह मैंने दिखाया और वहाँ की स्पाइनल यूनिट ने मुझे बोल दिया कि आपकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं हो सकती, और जब फीसेस और यूरिन पे कंट्रोल ना हो तब आ जाना, आपका ऑपरेशन कर देंगे, लैमिना को काट के निकाल देंगे। और ऑपरेशन के जो सक्सेस रेट्स हैं वो काफ़ी कम है इसमें। तो मैं डर गया। मेरे घर वालों ने फिर तांत्रिक वगैरह के पास भी गए, कोई फ़ायदा खास हुआ नहीं, क्योंकि मैंने मना भी किया था कि ये कंडीशन है, ये तांत्रिक नहीं ठीक कर सकता। बट आफ्टर दैट मुझे लगा कि दिखा लेना चाहिए। मेरे मदर फादर ने इंसिस्ट किया कि आयुर्वेद में आप खुद पढ़ रहा है तो दिखा ले। तो मैंने दिखाया, मैंने 2-3 मेडिसिन ली और 8-8 दिन के 2 एडमिशन्स करवाए मैंने। बस्ती हुई मेरी और अभ्यंग स्वेदन हुआ, उसके साथ साथ कटी बस्ती भी हुई मेरी, और कुछ मेडिसिन चलाई। अब बिलीव नहीं करेंगे, 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं काफ़ी रिकवर हो गया, बिल्कुल रिकवर हो गया। मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिया और आज मैं डेली जिम जाता हूँ ऑलमोस्ट। मेरा वेट बढ़ रहा है पर जिम जाता हूँ मैं, तो मैं डेली जिम जाता हूँ, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, रिसेंटली क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेल के आया हूँ। मैं हर चीज़ बहुत नॉर्मल लोगों की तरह करता हूँ, मैं ट्रैकिंग भी करता हूँ। तो ऐसी कंडीशन थी कि मैं 10 मिनट पैदल नहीं चल पाता था, 10 कदम पैदल चलने में दिक्कत होती थी। इनफैक्ट कार ड्राइव करता था, ब्रेकर आते थे तो इतना पेन होता था, ऐसा लगता था कि डेथ हो जाएगी, इतना पेन होता था, इतना सीवियर पेन होता था। तो मैं जिम गोइंग इंडिविजुअल्स को रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर एक्सरसाइज करें तो बहुत ध्यान से एक्सरसाइज करें। किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में या ब्रेकअप के दुख के चक्कर में एक्सरसाइज इतनी ना करें कि आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो जाए। और अगर कोई भी सलाह देता है कि आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए, डिस्क डैमेज हो गई है, एमआरआई बहुत ख़राब अगर आपका आ गया है, तो तुरंत सर्जरी पे जाने से पहले एक बार एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर मिलें। वो आपको सही ओपिनियन देंगे। अगर आपसे वो उनसे ठीक हो पाती होगी सिचुएशन या कंडीशन, तो वो ठीक करेंगे आपको। हम लोग भी ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती पेशेंट बनाते हैं। जो केस हमारे हाथ से बाहर है, मैं भी उनको रेफ़र करता हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एलोपैथिक मेडिसिन में, मैं उनको रेफ़र करता हूँ, वो उनको ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा। जिम जाने वालों को एक्चुअली बहुत ही ध्यान से एक्सरसाइज करनी चाहिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी, राइट। वैसे ही आजकल जिम जाने वाले लोगों के साथ ना एक नोशन मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आजकल। आप सर्च करोगे, जब देखो अश्वगंधा उनको खानी है, शिलाजीत उनको खानी है, टेस्टोस्टेरोन के टैबलेट्स उनको खाने हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट। सो वो सब कितना आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, रादर देन कुछ अच्छा करने के लिए आपके लिए। फॉर दैट अश्वगंधा इज गुड, शिलाजीत इज गुड, इन व्हाट एक्सटेंट? प्रॉब्लम इज कि वो जिम वाले भैया को अपना भगवान बना लेते हैं। जिम वाले भैया ने जो कह दिया वो उनके लिए पत्थर की लकीर हो गई, स्पेशली द यंग गाइज जिनको पता नहीं है। तो अश्वगंधा जो है हर कोई नहीं ले सकता। अश्वगंधा ज़्यादा टाइम तक आप कंज्यूम करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपकी अग्नि डिस्टर्ब हो सकती है। कोई एक फिक्स टाइम है कि 15 दिन लेना है, 20 दिन लेना है, वो आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है। अश्वगंधा कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आप डेली ले रहे हैं और हमेशा लेते ही जा रहे हैं सालों साल। शिलाजीत भी ऐसे, शिलाजीत तो मैं कहूँगा कि मार्केट में असली शिलाजीत बहुत कम अवेलेबल है और ये सारे जो है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे हैं। क्योंकि शिलाजीत की परीक्षा होती है, दूसर वर्ण होती है, अग्नि पे जलाने पे उसका जो है लिंगाकार ले लेता है। और शिलाजीत का नाम शिला है क्योंकि वो पत्थर की शिलाओं से कलेक्ट की जाती है। तो आपको लगता है कोई इतनी मेहनत करता होगा कि पहाड़ों पर जाके कलेक्ट कर रहा है, बहुत कम कंपनी जैसे करती। तो आप शिलाजीत के नाम पे कुछ भी नहीं ले सकते। तो प्रॉब्लम इस कि प्योर चीज़ें मिलना थोड़ा सा मुश्किल है इस टाइम पे, क्योंकि अडल्टरेशन बहुत ज़्यादा आ गई है और अडल्टरेशन ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एडवर्स इफेक्ट करती है। तो एक क्लिनिशियन ही जानता होगा कि कौन सी चीज़ असली है, कौन सी चीज़ नकली है। उसको ही पता होगा कि किस तरीके से उसकी परीक्षा की जाती है। तो कभी भी अश्वगंधा, शिलाजीत कोई भी जिम गोइंग इंडिविजुअल लेना चाहता है, इट्स गुड फॉर एनर्जी, अच्छी चीज़ है, बट आप उसको हमेशा एडवाइस के साथ हैं, जिम के भैया की नहीं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की एडवाइस। एब्सोल्युटली। और अडल्ट्रेशन की बात हो रही है तो पतंजलि का भी लेटली आई वाज स्टडिंग समवेयर कि उन्होंने करोनिल निकाला था, तो 15-20 लोगों पे ट्रायल करके उन्होंने बोल दिया इट इज गुड टू गो, और उसके लिए केस भी हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, ऑल दैट। सो वो इन अ वे बैड नेम लाता है टू द आयुर्वेदा आल्सो, एंड आई थिंक पतंजलि ने एक्चुअली वो बहुत खराब किया है। सो यू बीइंग इन द फील्ड, यू टेल मी कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि अब आयुर्वेद का नाम नो डाउट रामदेव बाबा ने काफ़ी बहुत बड़ा बना दिया है कि जाना ही जाता है कि आयुर्वेद रामदेव बाबा करते हैं, बट रामदेव बाबा इज़ नॉट अ आयुर्वेदिक डॉक्टर। और उन्होंने जो ट्रायल किया था वो पायलट स्टडी थी, फॉर 15 से 30 इंडिविजुअल थे, कोई ज़्यादा इंडिविजुअल थे नहीं उसमें। और आप इतने कम पॉपुलेशन पे स्टडी करके ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये कोविड ठीक कर देगा। बट ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद वर्क नहीं करता है कोविड ठीक करने में। जो हमारा हॉस्पिटल है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, उसमें
एक भी कोविड का केस ऐसा नहीं था जिसमें पेशेंट की डेथ हुई थी, ये डेटा था। तो अगर आप रियल आयुर्वेद अप्लाई करते हैं तो कोरोना ठीक होता है। बट मार्केट में क्या चल रहा है कि सिर्फ मार्केटिंग कर दो, पैसा कमा ले। कंपनी सिर्फ पैसा बनाने का सोचती है, लोगों की हेल्थ से उनको कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए ऐसी छोटी मोटी स्टडीज होती हैं और फिर वो ट्रायल के नाम पे पब्लिश कर दी जाती है, और आपने देखा होगा बाद में माफ़ी भी मांगी गई थी। तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़े? आप एथिकल आगे बढ़े, एथिकली लोगों के वेलफेयर के लिए सोचेंगे तो आप बड़ी स्टडीज़ कीजिए ना। ज़रूरी थोड़ी है कि कोविड आया तो 15 दिन में आपको दवाई देनी है। मॉडर्न मेडिसिन भी तो ट्रायल ही ले रही थी ना कि ये वाली वैक्सीन काम करेगी, वो वाली वैक्सीन काम करेगी, तो आप भी ट्राई करते। आयुष मिनिस्ट्री ने भी आयुष 64 दी थी। आयुष 64 मलेरिया के लिए मेडिसिन है बनी हुई, बट वो दे रही थी ना इसमें, क्योंकि विषम ज्वर था ये भी। हम लोग ऐसे फीवर जो होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड फीवर होते हैं, उसको विषम ज्वर की कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर हम विषम ज्वर की चिकित्सा कर रहे थे कोविड के पेशेंट्स को, तो काफ़ी इफेक्टिव था वो, बहुत हेल्प मिल रही थी। इनफैक्ट जिसको रेस्पिरेटरी कंडीशंस थी, जिसको फीवर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, जा रहा था, और जिनका इम्यूनिटी सप्रेस हो गई थी, बल बहुत कम हो गया था, उनमें काफ़ी हेल्प मिली है काढ़ा एडमिनिस्टर करने से, दवाइयाँ देने से। तो अगर आप रियल आयुर्वेद अप्लाई करेंगे तो फ़र्क पड़ता है पेशेंट्स में। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किसी की कंपनी की है तो उस पर आप ना जाएं, क्योंकि लोगों ने अपने घर में स्टॉक कर ली थी कोरोनी। और बाद में जब माफ़ी मांगी थी रामदेव बाबा जी ने, या माफीनामा उनकी कंपनी की तरफ से गया था, तो फिर लोगों के बीच में आक्रोश आ गया था कि ये तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो गलती सिर्फ कंपनीज की नहीं होती, गलती लोगों की भी होती है। हाँ, कि आप बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में कैसे इम्बाइब कर सकते हैं। करेक्ट। और ऐसी जब हम बात करें इसकी, तो यूजुअली आयुर्वेदा में बोलते हैं कि नाड़ी देख करके भी आप लोग बता देते हैं, कि क्या चल रहा है किसी की बॉडी में, क्या नहीं चल रहा। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ एक्यूरेट इट इज। जो नाड़ी वैद्य होते हैं वो ऐसे वैद्य होते हैं, जब आप उनके साथ बैठेंगे ना, वो आपके ऐसे नाड़ी पकड़ेंगे। काली पेट नाड़ी एग्जामिनेशन होता है। पुरुष की नाड़ी के लिए आप राइट हैंड देखते हैं, स्त्री की नाड़ी के लिए आप लेफ्ट हैंड देखते हैं। और वात पित्त कफ के पॉइंट्स होते हैं, उसके भी सब पॉइंट्स होते हैं जो 5-5 भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। तो ये एक प्रॉपर स्टडी है, ये एक साइंस है जिसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिकम अ नाड़ी वैद्य। आप सिंपल बीएमएस करके नाड़ी वैद्य नहीं बन सकते, आपको किसी के अंडर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब आप नाड़ी वैद्य बनते हैं, और जो भी नाड़ी वैद्य होते हैं वो आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस बता सकते हैं कि आपके क्या चल रहा है शरीर में। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैं चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ में मैं शिमला घूमने चला गया था, एक सेमिनार अटेंड करके, फिर शिमला से वापस आ रहा था, तो मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने रोका। मैंने कोई ट्रैफिक ऑफेंस किया होगा जो मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे रोका और मैं बाहर गया कि हाँ जी सर क्या हुआ बताइए। तो पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? इनका मैंने सेमिनार अटेंड किया था, वहाँ पे वापस जा रहा हूँ, फेलिसिटेशन है वो। तो आप कौन से डॉक्टर ना? आयुर्वेदिक डॉक्टर। नाड़ी देख लेते हो आप? उनका सबसे पहले यही था कि नाड़ी देख लेते हो आप? ना, हाँ कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने उनकी नाड़ी देखी, मैंने कहा खाना खाया? कह रहे नहीं सुबह से खाना नहीं खाया। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, राइट हैंड दिखाई। उनकी नाड़ी मैंने देखी तो उनकी पल्स का वॉल्यूम ज्यादा था, उनकी जो पॉइंट्स था वो पित्त पे ज्यादा स्ट्राइक कर रही थी। और तो फिर मैंने उनको दो तीन चीजें बताई कि आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं है, सुबह आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। ये 2-4 चीजें बताई और उन्होंने बोला कि आप इतना एग्जैक्ट कैसे बता रहे हैं। इनफैक्ट अब तो कहते हैं ना अनसाइंटिफिक है, नाड़ी तरंगिनी एक डिवाइस आती है जो आपकी प्रॉपर नाड़ी की रिपोर्ट्स आपको दे देती है। ओके। तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं नाड़ी तरंगिनी की। नाड़ी तरंगिनी की जो लीड्स होती हैं वो आपके पल्स पे लगाई जाती है, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, प्रॉपर वो 10-20 पेज की रिपोर्ट निकाल के देता है। तो आईआईटी के साथ मिलके ही आयुष मिनिस्ट्री ने बनाया था, सीसीआरएस में मिलकर बनाया था। इंटरेस्टिंग। तो काफ़ी साइंटिफिक चीज़ है। नाड़ी की पूरी रिपोर्ट आती है, आपकी बॉडी में कौन सा दोष है, क्या इम्बैलेंसेस हैं, क्या डिजीज़ होने के आपको चांसेस हैं, या क्या आपकी बॉडी में इस टाइम पे चल रहा है। ये चीज़ें उस रिपोर्ट के थ्रू आप असेस कर सकते हैं। कुछ 55,000 या 60,000 रुपये इसका कॉस्ट है, और सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को वो अलाउड है कि वो ले सकते। अंडरस्टूड। ऑल्सो आजकल जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं ना, तो मतलब आजकल ऑनलाइन ना हर कोई आके छोटे छोटे नुस्खे दे रहे होते हैं कि यार फीमेल्स को इन्फ्लेमेशन है तो आप ये ले लो, मेनोपॉज आ रहा है तो ये ले लो, पीसीओएस है, पीसीओडी है तो ये ले लो, एंड यू आर गुड टू गो। सो डज इट एक्चुअली हैपन दैट वे कि यार मेरे को फॉर एग्जाम्पल किसी फीमेल को आजकल थायराइड हो रहा है, लोगों को एनीमिया हो रहा है बहुत ज्यादा, सबका लीवर इन अ वे फैटी लीवर है, राइट? एक स्टडी आया था कि इंडिया में 90% लोगों को फैटी लीवर हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट। सो अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर हम कुछ अपनी लाइफ में इम्बाइब कर लेंगे तो कैन वी एक्चुअली रिवर्स इट और प्रोबेबली कंट्रोल इट फॉर दैट मैटर? देखिए, इम्बाइब करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके लिए सही क्या है। अब आप देखते होंगे कि ये नुस्खे जो हैं लोग अप्लाई करते हैं, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हर किसी का जो संगठन है शरीर का वो अलग अलग है। हर किसी का जो दोष का डोमिनेंस है वो अलग अलग है। तो अगर आप खुद से ही कोई रेमेडी ट्राई करते हैं तो वर्क कर गई तो आप 40 लोगों को और बताएंगे, उस 40 में से सिर्फ 10 पे वो काम करेगी, 30 पे नहीं करेगी, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप्स अलग अलग है। फीमेल्स में आपने कहा थायराइड होता है, अनीमिया होता है,
तो फीमेल की भी आजकल आदत रहती है कि आप लोगों को गोलगप्पे, दही बल्ले, ये चाट बहुत पसंद है, छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो लाइफस्टाइल ऐसा है कि जब तक नान नहीं खाएंगे, सोशल मीडिया में फूड ब्लॉगर्स होते हैं, हाँ, तो हम लोग सारे सेव करते हैं रील्स हाँ, फूड ब्लॉगर की कि इस हफ्ते इस वीकेंड पे यहाँ जाना है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ऐसा खाना खाएंगे तो आपकी लाइफस्टाइल ठीक रहेगी, आपको थायराइड नहीं होगा। ये सारा जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खाना पीना खाने की वजह से, इस वजह से चीज़ें होती हैं। ऑल्सो फीमेल्स में आजकल, सॉरी टू कट यू इन हम्म। बिटवीन, कॉर्टिसोल के लिए बहुत ज्यादा बातें होती है क्या? हर एक फीमेल का कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा राइज हो रहा है। आई डोंट नो, मतलब उसको ग्लैमराइज किया गया है इतना, या फिर एक्चुअली इतना स्टडी हुआ है इसके बारे में? कॉर्टिसोल राइज हो रहा है, कॉर्टिसोल राइज होने के मल्टीपल रीजंस हैं। हाँ, फीमेल की लाइफ ना यूजुअली काफ़ी टफ होती है एज कम्पेयर टू मेल्स, और बिफोर मैरिज इवन और मैरिज के बाद भी काफ़ी टफ होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी काफ़ी बढ़ी रहती है। उसकी वजह से जो कॉर्टिसोल लेवल है वो डिस्टर्ब होते हैं। गट डिस्टर्ब, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी अग्नि डिस्टर्ब होगी तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस आपको शरीर में देखने को मिलेंगे। हाँ, तो कॉर्टिसोल लेवल ऐसे वो होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। फ्लक्चुएट होता इसकी वजह से हाइपरटेंशन, हाँ, थायराइड डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें फीमेल्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बट अब ऐसा नहीं है, अब मेल्स भी थायराइड डेवलप कर रहे हैं। करेक्ट, हाँ, दिस वाज व्हाट आई वाज पहले ऐसा था कि आजकल बहुत ज्यादा जनरली, मेल्स में आ रहा है। हाँ जनरली फीमेल्स को थायराइड होता था, हाइपोथायराइडिज्म के काफ़ी केसेस आपको देखने के लिए मिलते थे। बट अब ऐसा नहीं, अब धीरे धीरे मेल्स में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। द प्रॉब्लम इज स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बैड लाइफस्टाइल, डाइट अच्छी नहीं है। हर चीज़ का एक ही कॉज है कि आपकी अग्नि मंद है। हाँ, अगर आपकी अग्नि, और अग्नि में सिर्फ पेट की अग्नि की बात नहीं कर रहा हूँ, अग्नि धातु लेवल पे भी होती है। अब जैसे पेट में आप खाना खाते हैं, जठराग्नि उसको पचाती है, पर उसके बाद वो रस धातु जो बनती है वो उत्तरोत्तर धातु को निर्माण करती है। मतलब रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, ऐसे फर्दर धातुस बनती है। तो उनको पचाने के लिए 13 प्रकार की अग्नि बताई है, भूताग्नि, धात्वाग्नि और जठराग्नि, ये सारी चीजें बताई गई। तो अगर हर अग्नि ठीक है तो आपकी बॉडी ठीक है, अग्नि ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन, थायराइड डिसफंक्शन, ये चीज़ें आपको फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इन केसेस में आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलेंगे तो एक कांचनार आपने सुना होगा, एक कांचनार का बहुत अच्छा काम है। कांचनार गुगलो एक टैबलेट आती है, पुनर्नवादी कषाय आता है, पुनर्नवादी मंडूर आती है, पुनर्नवाष्टक क्वाथ आता है। ये सारी चीज़ें जो है वो थायराइड को मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल है, अलॉन्ग विद डाइटरी एंड लाइफस्टाइल वो मॉडिफिकेशन। मैनेज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मैनेज कर Reverse सकते नहीं हैं। हो सकता काफ़ी सारी रिवर्स कैसे हो सकता है बताइए आप? अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल आप ठीक कर लेंगे, मेडिसिन के साथ हमने थायराइड को मैनेज कर लिया, फिर उसके बाद अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल फिर से खराब कर देंगे तो इसमें कोई मेडिसिन या किसी पैथी का दोष नहीं है, इसमें एक इंडिविजुअल का दोष है। हमने ठीक किया, इसका मतलब है सही लाइफस्टाइल यही है, आप अभी गलत कर रहे हैं। उसको ठीक करके आप सेम पेस पे चलते रहेंगे, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे रिवर्सल कहते हैं तो हाँ, रिवर्स हो सकता है। सेम इन द केस ऑफ डायबिटीज ऑल्सो। डायबिटिक पेशेंट्स, मेरे पास 13, 14, 15 HbA1c के पेशेंट्स आते हैं। फिर उसके बाद हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, शोधन कराते हैं, शमन चिकित्सा करते हैं। फिर हम उनको 5.4 से नीचे लेके जाते हैं। 5.4 के बाद प्री डायबिटिक रेंज शुरू होती है, 6.54 से ज़्यादा हम डायबिटिक मानते हैं। तो 5.4 से नीचे उनका HbA1c आता है तो हम कहते हैं कि भाई ये नॉन डायबिटिक रेंज में आ गया है। बट अगर पेशेंट दोबारा से मीठा खाना शुरू करेगा, अपनी लाइफस्टाइल फिर से सीडेंटरी कर लेगा, एक्टिविटी को बंद कर देगा और फिर वो डायबिटिक रेंज में आ जाता है, तो इसमें किसी पैथी का दोष नहीं है, बीट मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक साइंस, तो वो पेशेंट का दोष होगा। और तो जब अभी आप इससे पहले बोल रहे थे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी, राइट? सो आयुर्वेदा क्या उसमें भी हेल्प करता है? बिकॉज हमारा ये नोशन होता है कि हमें को स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है, तो आई विल रादर गो टू थेरेपी। द पर्सन विल प्रिस्क्राइब मी सर्टेन मेडिसिन, आई विल टेक दोस मेडिसिन एंड आई विल बी फाइन, राइट? सो हाउ डज आयुर्वेदा वर्क हियर? आयुर्वेदा इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मेडिसिन। आयुर्वेदिक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे भी काम करता है। आपके मनोवैद स्रोतस की चिकित्सा हम करते हैं। शिरोधारा आपने सुना होगा कि शिरोधारा थेरेपी होती है एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन के केसेस में हम शिरोधारा करते हैं पेशेंट की, और हर एक केस के लिए अलग अलग चीज़ें प्रिस्क्राइब है। किसी को हम तक्रधारा करते हैं, किसी को हम तेल से करते हैं, किसी को हम घी से करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो उससे हम शिरोधारा करते हैं, स्मृति सागर रस, ब्रह्म रसायन, अश्वगंधा रेश, मानस मित्र वट्टम, ऐसी ऐसी मेडिसिन आते हैं जिससे हार्मोन का बैलेंस होता है। घी बहुत सिंपल सी चीज़ है, घी जो है वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और बहुत वाइटल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है आपकी बॉडी के लिए, और पित्त का शमन करता है। अगर आप घी रोज लेते हैं ना 1 चम्मच सुबह खाली पेट उठ के, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज रहेगा, आपका गट बहुत हेल्दी रहेगा, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव फायर जो अम्ल पित्त बन रहा है आपके पेट में वो नहीं बनने देगा। और बहुत अच्छी चीज़ है, घी हम यूज़ करते हैं शिरोधारा के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, मेडिटेशन कहा जाता है, प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है, योग आसन करने के लिए कहा जाता है, सूर्य नमस्कार। योग और आयुर्वेद अलग नहीं है, एक ही साथ है, स्वस्थ वेद में आता है।
दोनों इंटीग्रेटेड पार्ट्स। हाँ जी, इंटीग्रेटेड पार्ट्स। तो इसमें हम इसको इनवाइब करते हैं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। हम सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कहते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि अभी जो इस टाइम पे है ना, वो कंपटीशन का दौर चल रहा है। हमें एंजाइटी और स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो साथ का इंसान है वो हमसे ज़्यादा अच्छा कैसे कर रहा है। हो सकता है वो अच्छा ना कर रहा हो, बट वो दिखाता ऐसा है कि वो हमसे बेटर कर रहा है। तो इस वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। जब से ये सोशल मीडिया आ गया है तब से लोगों में स्ट्रेस आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। पेशेंट्स आपके पास डाइजेस्टिव इश्यूज़ के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हम ये डिटॉक्सिफिकेशन जो है सिर्फ पंचकर्मा से नहीं, उनकी लाइफस्टाइल को बदल के, उनसे फ़ोन दूर करके, लैपटॉप दूर करके, स्क्रीन दूर करके भी हम करते हैं। और कितना टाइम लगता है किसी को, ये हैबिचुअल होते हैं यूजुअली, है ना, लाइफस्टाइल इन अ वे आपकी हैबिट्स होती है। सो हैबिट चेंज करने के लिए इवेंचुअली किसी को कितना टाइम लगता है आपके हिसाब से? एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो धीरे धीरे आप छोड़ना शुरू करेंगे। आप जैसे 10 घंटे फ़ोन चला रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लोगों का स्क्रीन टाइम 10 घंटे होता है। ऑफ कोर्स। और फिर उसको हम मैनेज करते हैं, धीरे धीरे वो 8 पे आता है, 6 पे आता है, 4 पे आता है, 2 पे आता है। तो ऐसे ऐसे पेशेंट धीरे धीरे मैनेज होता है। पर ऐसा है कि उसको साथ में कुछ और करने के लिए आपको देना पड़ेगा, वरना जिसको आदत है स्क्रीन के सामने बैठने की, जिसका काम ही स्क्रीन पे, जैसे लैपटॉप पे काम करते हैं लोग, पूरे टाइम काम करते हैं, वो अवॉइड ही नहीं कर सकता। बट वो म्यूजिक थेरेपी ले सकता है, बट वो शिरोधारा करवा सकता है पेशेंट, वो पार्क में वॉक कर सकता है पेशेंट, वो पाद अभ्यंग कर सकता है, वो नॉर्मली मसाज कर सकता है, बॉडी मसाज। अभ्यंग बहुत अच्छा है शरीर के बल के लिए, आपकी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए। तो आपको अभ्यंग करना ही चाहिए। अभ्यंग के बाद गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, बहुत अच्छा है। तो ये चीजें आप नॉर्मल दिनचर्या फॉलो करें। ऋतु के हिसाब से खाना खाएं। जैसे अभी कफ का प्रकोप चल रहा है वसंत ऋतु में, तो आपको हैवी टू डाइजेस्ट फूड है वो नहीं लेने चाहिए। दही आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। सब कहते हैं दही ठंडी होती है, दही गर्म होती है आयुर्वेद के हिसाब से। दही महाअभिषंधी होती है, दही ऊष्म होती है। तो आपको दही कंज्यूम नहीं करना चाहिए अगर आपके पेट की स्थिति ठीक नहीं है, तो अग्निमंद है, तो वो और कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगी आपको। तो ये चीज़ है। कॉन्स्टिपेशन बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में वो होती है। हाँ, बहुत सारे लोगों में कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कॉमन है। कॉन्स्टिपेशन का इलाज भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी दवाई लेके कॉन्स्टिपेशन ठीक कर लेंगे। कभी कभी हमें अभ्यारिश देनी पड़ती है। हरित की क्या करती है, वात का अनुलोमन करती है। आपको इवैक्यूएट हो रहा है पर ठीक से इवैक्यूएट नहीं हो रहा, मल नहीं निकल रहा, तो हम उसका खाली पैसेज ठीक करते हैं, तो हम हरित की दे देते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट है, तो अभी पत्ती का चूर्ण हम दे देते हैं पेशेंट को, क्योंकि उसमें निशोथ डला हुआ है। निशोथ क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी के पैसेज को क्लीन करता है, तो चिपका हुआ मल है उसको भी निकाल देगा। और अगर बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल्स है तो फलते का आदि काढ़ा हम चलाते हैं। हम स्नूही से विरेचन कराते हैं। एरंटेल, कैस्टर ऑयल तो आपने सुना होगा कि बच्चों को भी दिया जाता है, क्योंकि जो इन्फेंट्स हैं, जो बेबीज हैं, उनमें कॉन्स्टिपेशन काफी कॉमन है। करेक्ट। तो इन चीजों का यूज किया जाता है हर कंडीशन। एग्जैक्टली। लोग त्रिफला सोच लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन मतलब त्रिफला, त्रिफला दे दिया कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। तो हमें देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इज एक्चुअली अ वेरी इन डेप्थ साइंस, है ना, मतलब इतने एशियन टाइम से चल रहा है और हर एक चीज का इलाज इतना पहले सबने लिख दिया था, तो ऑब्वियसली कुछ ट्राई एंड टेस्ट करके लिखा होगा। डेफिनेटली। इतने सारे आचार्य हैं, ब्रह्म से आई है, ब्रह्मदेव से आई है ये साइंस, और इन आचार्यों ने उनसे सीख के ये चीजें लिखी हैं। और बिना किसी पेशेंट पे ट्रायल किए कोई भी चीज टेक्स्ट में नहीं लिखी गई है, ये आप मानिए। क्योंकि हम इसको आप्त वचन कहते हैं, आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तपो ज्ञान बलेन ये शाम त्रिकालम अम्लम ज्ञानम अभ्यातम तथा। तो मतलब आप के द्वारा जो लिखी हुई बातें हैं वो प्रॉपरली वेल रिसर्च्ड है, और उनकी चीज़ों को क्वेश्चन नहीं किया जाता। स्टिल हम आज के ज़माने में उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, और उनके क्वेश्चंस के आंसर हमें बहुत सक्सेसफुली मिल रहे हैं। मैं आपको ट्रायल से एग्जांपल देता हूँ। अश्वगंधा और सर्ट्रेलिन का ट्रायल हुआ था। सर्ट्रेलिन जो है वो एंजाइटी डिप्रेशन में देने वाली दवाई है, जो पेशेंट्स होता है उनको दिया जाता है, और अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हमें दिया गया था। तो कुछ 140 या 150 पेशेंट्स पे इसका ट्रायल हुआ था। तो ये पाया गया कि अश्वगंधा वॉज इक्वली इफेक्टिव सर्ट्रेलिन जितना, बट सर्ट्रेलिन जो है वो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स लेके आता है। तो वो साइड इफेक्ट्स अश्वगंधा लेने से नहीं हुए थे पेशेंट्स। तो दैट वाज द स्टडी, बहुत अच्छी स्टडी है। अश्वगंधा आपकी एनर्जी को कैसे बढ़ाता है, इस पे एक स्टडी हुई थी। जो रैक्स होते हैं उस पे स्टडी हुई थी। स्विमिंग का कराया गया था, रैक्स को स्विम कराया गया था। एक ऐसा ग्रुप था जिसको अश्वगंधा नहीं दिया गया था, नॉर्मल रैक्स है। एक ऐसा ग्रुप था जिसको अश्वगंधा दिया गया था। तो उनकी जो स्टेमिना था, जिनको अश्वगंधा दिया गया था, वो ज्यादा पाया गया एज कम्पेयर टू द रैक्स वो नॉट गिवन अश्वगंधा। तो ये एनिमल ट्रायल्स भी एक स्टैंडर्ड ट्रायल्स होते हैं। अभी एक स्टडी पब्लिश हुई थी, एम्बलिका ऑफिसिनालिस, या हम फाइलेंथस एम्बलिका कहते हैं, इंडियन गूसबेरी, आंवला बेसिकली। वो स्टडी की गई थी यूरोपियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री में। काफी अच्छा पीयर रिव्यूड जर्नल है और काफी ऑथेंटिक स्टडी मानी जाती है। उसमें H1N1 फ्लू आपने सुना होगा, H1N1 वायरस पे क्या उसका इफेक्ट है वो देखा गया था। नॉर्मल एक्सट्रैक्ट, मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट और इथेनॉल एक्सट्रैक्ट। तो मिथेनॉल और इथेनॉल ने जो वर्क किया वो काफी अच्छा था, काफी सिग्निफिकेंट वायरल लोड उसका डिक्रीज करने में हेल्पफुल रहा है। तो आयुर्वेद में प्रॉब्लम ये है कि फंडिंग,
अगर हमारे पास फंडिंग एडिक्वेट हो, अगर हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो एडिक्वेट हो, तो काफ़ी अच्छी रिसर्चेज होंगी। हमारे लिवर डॉक्टर बात करते रहते हैं कि आयुर्वेद फेक है, आयुर्वेद स्यूडो साइंस है, हम कुछ समझते ही नहीं है आयुर्वेद को, और बोलते हैं कि आयुष का बजट 4,400 करोड़ क्यों है, जितना भी बजट है इतना क्यों है, वो क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजट है मॉडर्न मेडिसिन का, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है अमाउंट जो हमें मिल रहा है। और मॉडर्न मेडिसिन पे आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रही है, टॉक्सिसिटी भी बढ़ रही है, तो क्वेश्चन तो वहां भी करना चाहिए आपको। बट एक आयुर्वेद के खिलाफ मुहिम चला देना सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, और कहीं नहीं है। हाँ, अगर आप बंद कर सकते हैं किसी साइंस को तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पोस्ट डालने से या आपके कुछ बात करने से आयुर्वेद ना पहले बंद हो गया था ना आगे बंद हो जाएगा। इनफैक्ट जब से हमारी जो गवर्नमेंट है काफी अच्छा काम कर रही है आयुर्वेद के लिए, काफी ज्यादा अवेयरनेस है, और 30+ कंट्रीज में आयुर्वेद एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो व्हेन इट इज गोइंग ग्लोबल दैट मींस इट इज साइंटिफिक। व्हेन WHO इज इन्वेस्टिंग इन आयुर्वेदा इट इज साइंटिफिक। ट्रेडिशनल हब है जामनगर गुजरात में WHO का सेंटर जो आयुर्वेद के साथ काम कर रहा है, आयुष मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा है। तो WHO इज नॉट दैट मैड कि वो एक अनसाइंटिफिक चीज में इतना इन्वेस्ट करेगा। करेक्ट। एंड यू हैव द बैकिंग ऑफ इट ना, प्रूफ्स है हर चीज के प्रूफ्स हैं, हर चीज के प्रूफ्स हैं। पबमेड जैसे रिनोन जर्नल में पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी स्टडीज पब्लिश्ड हैं। इनफैक्ट ICMR, CCRAS, एम्स ये सारे मिलके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आयुर्जेनोमिक्स में काम हो रहा है कि प्रकृति किस तरीके से आयुर्जेनोमिक्स से रिलेट कर की जाती है। तो जब इतने सारे काम हो रहे हैं और इनके डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, प्रूफ्स काफी वैलिडेट करते हैं कि आयुर्वेद बहुत अच्छा वर्क करता है काफी सारी बीमारियों में। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू घर का नुस्खा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, ये कंप्लीट साइंस है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ट्रू। नो, आपने बहुत ब्यूटीफुली बाइफिकेट किया सारी चीज़ें आज, राइट। एंड आपने बहुत चीज़ें समझाया भी कि यार हम लोगों के खुद के इतने सारे नोशंस हैं जो हम अपने दिमाग में लेकर के बैठे, और हम लोग सर्च नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते उस बारे में। कोई XYZ पर्सन आके ऑनलाइन कुछ भी बोल देता है, हम लोग मान लेते हैं। सो वहाँ पे वी एज ऑडियंस हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट। एंड यू नो what is your take on this? कि मतलब you know we're just winding up the podcast now, right? So what is your closing thought कि यार this is what I want to leave in the terms of Ayurveda और a thinking capacity कि यार लोग इस लाइन पे सोचें and you know they start accepting Ayurveda movement. स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट्स आएंगे BAMS में या जो आयुर्वेद करना चाहते हैं, तो वो आउटसाइड नॉइज पे ध्यान ना देते हुए पहले साइंटिफिक स्टडीज देखें कि हमारी फील्ड में कौन अच्छा काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, जो वेल रिनोन्ड फेसेस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे गाइडेंस लें। उसके बाद ही डिसाइड करें कि आयुर्वेद अच्छा है या बुरा है। किसी एक रैंडम पर्सन की बात पे ध्यान ना दें। और इंडियन ऑडियंसेस से जो जनरल पब्लिक है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टॉप टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम द काउंटर। प्लीज़ आप अपनी हेल्थ के साथ रिस्क मत लीजिए, क्योंकि बाहर के लोग तो यही समझते हैं कि आपने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया है और आपका शरीर खराब हो गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। आपने ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन ली है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे आपने देखे होंगे जो रासना सप्तक क्वाथ को ऐसे ही एडवर्टाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर्वाइकल की बेस्ट मेडिसिन है, विदाउट इवन नोइंग द कंटेंट्स। सो यही रिक्वेस्ट है कि आयुर्वेद को तो पहली चॉइस बनाएं और ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें। आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तब आयुर्वेद के पास आएंगे, तो हम कोई भगवान नहीं है जो आपको एकदम से ट्रीट कर देंगे, फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आयुर्वेद को फर्स्ट चॉइस बनाएं। अगर हम आपको ट्रीट करने में असक्षम होंगे तो हम खुद ही आपको रेफर करेंगे। ईगो की बात नहीं आती यहाँ पे, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की बात आती है। तो इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, और क्लिनिशियन से रिक्वेस्ट है कि अपनी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कराएं और आयुर्वेद के बारे में जितना हो सके उतना अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारी साइंस है। चाइना जब अपनी साइंस को प्रैक्टिस करने से नहीं हिचकता, जापान नहीं हिचकता, तो हम क्यों हिचकते हैं? हमारे पास इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं? वो नहीं होने चाहिए। No, absolutely. It is lovely thought to end this with, and it was pleasure hosting you. Thank you so much. And I hope audience तक ये मैसेज पहुंचे और वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। Thank you. थैंक यू सो मच।